इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी, अब आज तो आप जो है बहुत दूर दूर घूम के आए। हाँ। और विशेष जानकारी कुछ जो है आप इकट्ठी करके ले आए। तो क्या कुछ जानकारी है जिससे कि हमारे किसान भाई भी जो हैं इस जानकारी को जो है साझा कर सकें? वीरेंद्र भाई देखिए, आज गए थे हम प्रशिक्षण शिविर में। अच्छा। अरोठा भाई किसान भाई भी आए हुए थे। ठीक है। और भाई कृषि वैज्ञानिक भी थे। अच्छा जी। और भाई वाइस चांसलर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और हिसार से वो भी आए हुए थे। ठीक है। और उन्होंने जो है ना सिद्धि बिजाई के ऊपर जो है ना वहाँ बातचीत चली। धान की सिद्धि बिजाई के ऊपर मतलब किसानों का और वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिकों का जो है आपसी जो है चर्चा रही कि भाई किसानों ने पूछा होगा जी क्या कुछ फायदा नुकसान। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने बताया होगा जी हाँ, ये फायदा आ रही है, नुकसान हाँ, के वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसका तथ्य क्या है। तो फिर यह बातचीत अपने तक ही रखोगे या किसान भाइयों ने औरों ने भी सुना होगा, जो और भी किसान भाई हैं जो यहाँ नहीं आ सके आज? देखिए वीरेंद्र भाई, जो भी चर्चा हुई हम थोड़ी थोड़ी सी बात जरूर सुनवाएंगे भाई। कौन से डॉक्टर ने क्या बात कही, कौन से प्रगतिशील किसान ने क्या जिक्र कराया, और भाई कई करे ना जो कुलपति महोदय थे उन्होंने क्या जानकारी दी। तो आओ सुनते हैं ये एक रिपोर्ट। आज दिनांक 10 जून 2022 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सौजन्य से कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र ने जिला स्तरीय किसानों की ट्रेनिंग और वर्कशॉप जो कि धान की सीधी बिजाई पर केंद्रित थी उसका आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर BR कंबोज, माननीय वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार थे। मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया प्रद्युम्न भटनागर ने कहा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, निदेशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर बलवान सिंह जी मंडल, सरदार हरपाल सिंह जी बाजवा, पूर्व सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कृषि विज्ञान केंद्र यमुनानगर के वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर संदीप रावल, पूर्व वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर नरेंद्र गोयल एवं डॉक्टर देवी सिंह। इसके अतिरिक्त हमारे सभी जो सम्मानित किसान भाई, बहुत ही प्रगतिशील किसान भाई जो यहाँ पे आज आए हैं, हमारी मातृशक्ति आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। प्रशिक्षण और कार्यशाला में डॉक्टर श्रीमती सरिता रानी ने इस तरह अपने विचार रखे। किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है। हमारे सारे किसान बहुत परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। पर आज का हमारा जो कार्यक्रम है धान की सीधी बिजाई पर, इससे संबंधित हमारे कुछ ऐसे प्रगतिशील, कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं जो काफी समय से बहुत अच्छे से धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो कल उनके सम्मान के लिए हमने इस कार्यक्रम में एक छोटा सा प्रोविजन रखा है कि हम उन किसानों को स्टेज पे आमंत्रित करेंगे और आपके कर कमलों से उनको हम प्रशस्ति पत्र दिलवाना चाहते हैं। इसी मौके पर प्रगतिशील किसान धर्मपाल ने भी अपने विचार रखे। आपने कहा, इससे बहुत फायदे हैं। जैसे एक तो लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। आज खेती में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेबर की है। इससे किसान को बचत है,
कम से कम 3,000 रुपए लगाई होती है, जो कि सीधी बिजाई से इसमें किसान को उसका पैसा बचता है जी। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा इसमें ये जो कबाड़ है सही टाइम पे जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं लगाने के बावजूद, उसके 2 तरीके बताए गए। एक तो बत्तराने पे, एक उसको सूखे में साथ ही पानी दे करके 3 दिन के अंदर अंदर स्प्रे कर दी जाए, जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिक या कृषि विभाग से अधिकारी हमें बार बार बताते हैं, और उससे कबाड़ा नहीं होता। और कोई भी, मैं कोई इसको 7-8 साल से कर रहा हूँ, शुरू में मैंने भी नुकसान उठाया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। और उसके बावजूद जैसे जैसे वो नहीं कर पाए, टाइम पे स्प्रे नहीं कर पाए थे अपनी कमी की वजह से, ये नहीं, उसके बावजूद 7-8 साल से मेरे कोई नुकसान नहीं है, फायदा है, लेबर की बचत है और यील्ड में भी कोई फर्क नहीं है जी। तो इसलिए मैं तो यही आज सभी से कहूंगा कि आगे इस आधुनिक युग में सबसे ज्यादा लेबर की प्रॉब्लम है हर काम में, खेती बाड़ी में खासकर। इससे हट करके ये जो नई जात जो सीधी बिजाई किया, इसको सब किसान अपनाएं और इसके बहुत फायदे हैं। किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर बलवान सिंह मंडल ने अपने विचार इस प्रकार रखे। धान की सीधी बिजाई और हमारे इस कार्यक्रम में जितने वैज्ञानिकगण हैं और परम आदरणीय कुरुक्षेत्र जिले की माताओं, बहनों और किसान साथियों, अब समय है कि आप सबकी सेवा, आप सबका कर्जा चुकाने का समय है। आप अगर याद करोगे, हम आपके बीच में दिन रात जो ना आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और कुरुक्षेत्र जिला, इस जिले की भूमि को कर्म भूमि कहा है। अभी हमारे किसान साथी बहुत आए जिन्होंने 100% भी जो ना DSR की विधि अपना के धान की रुपाई, पर कर्म भूमि होने के नाते सारे देश में कुरुक्षेत्र जिले की महत्व इस प्रकार जानी चाहिए कि जो पानी की बचाव के मामले में कुरुक्षेत्र जिला अव्वल है। क्योंकि अगर आप जिले के सारे गांव को देखें, कुरुक्षेत्र जिले में 450-460 के आसपास गांव है। हमारा गांव भी पहले कुरुक्षेत्र में था, कैथल में आ गया। पर हमारे गांव जो है ना, मैं गांव की बात करूंगी, ब्लॉक जो ना हमारे 90 से लेके 95% तक के गांव पानी के मामले में रेड जोन में है, रेड जोन। तो हमें जो है ना, जैसे वीसी साहब कह रहे थे, उल्टा करना है। हमने गर्म भूमि होने के नाते इस जो रेड जोन को ग्रीन जोन में ले जाना है, ताकि हमारा पानी का जमीन में रिसाव इतना हो कि सारे देश में अगर आंकड़ों की कई बात आते हैं तो कुरुक्षेत्र जो की गर्म भूमि होने के नाते हम जो ना बच्चा लेके, महिला लेके, किसान, जो हमारे जिम्मेदार, हमारे काश्तकार बंधु, सबको एक ऐसा प्रेरणा लेकर काम करें कि जिले में नहीं सारे देश में हमारा कुरुक्षेत्र पानी के रिसाव के मामले में जो आज हमारा रेड जोन में है वो ग्रीन जोन में आ दे और लगे जो ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उदाहरण दें। और हमारे कुरुक्षेत्र जिला कर्म भूमि होने के नाते आज अगर हम ये प्रेरणा ले, आज अगर ये वचन ले कि हम जो ना प्राकृतिक खेती भी करेंगे, सीधी बिजाई भी करेंगे, हर जोड़ पर, हर पेड़ पर पेड़ पौधा भी लगाएंगे, खेत का पानी खेत में, खेत की मिट्टी खेत में भी रखेंगे, और हम जो ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाएंगे, और जो ना कुरुक्षेत्र जिले का हर खेत जो ना ऐसा हो कि आने वाले समय में हमारे बड़े नेता भी, हमारे वाइस चांसलर साहब भी दूसरे राज्यों में जाकर फख्र से कहें कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र की बदौलत, किसान साथियों की बदौलत, हमारी महिलाओं की बदौलत आज हम जो है देश में अव्वल नंबर पर हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर BR कंबोज, माननीय मुख्य अतिथि वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने अपने विचार इस प्रकार रखे। अब समय केवल एक फसल की पैदावार का नहीं, अब समय है कि हम पूरे साल में हमें कितने पैसे बचते, कुल पैदावार का आज के समय में कोई महत्व है ही नहीं। यदि मैं 32 क्विंटल धान 1 एकड़ से निकालता हूँ तो साथ में आज मेरे किसान को ये भी देखना पड़ेगा कि 32 क्विंटल धान को पैदा करने के लिए पैसे कितना वातावरण को मैंने ज्यादा करना है, कितना मेरे ट्रैक्टर की घिसाई ज्यादा, कितनी ज्यादा लेबर या श्रम मुझे करना, इनका आकलन भी करना होगा। और वो करने से खेती को, वातावरण को, बारिश के पानी को क्या हो रहा है ये भी सोचना पड़ेगा। इसका आकलन करोगे तभी इस धान के कद्दू करके जो आप रोपाई कर रहे हैं उससे तभी आप सीधी बिजाई करेंगे। आप केवल एक पैदावार आपने पैदा कर लिया,
यानी 20-25 किलो 50 किलो धान आपका कम भी हो गया। जो लोग पिछले 4 साल से 16, 18, 20 एकड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई नुकसान हो, 3 साल में इतना परफेक्ट हो चुके हैं कि उनकी पैदावार थोड़ी बहुत ज्यादा ही आती है, कम आने का कोई विषय। लेकिन जब शुरुआत करते हैं, जब कभी आपने रुपाई भी शुरू की होगी तो ये नुकसान उस समय उठाया। जिस पद्धति को आप पिछले 40-50 साल से कर रहे हैं उसमें आज परफेक्ट है आपको भारत हासिल। लेकिन आज जब आप कद्दू करते हैं तो आपकी जमीन में पानी नीचे जाने की प्रक्रिया को बंद कर, जब ज्यादा बारिश आती है तो बाढ़ आ जाती है। इस बार गेहूं में उसका खामियाजा हमने भुगता। जो ही हमारा बढ़वार का समय था, बारिश ज्यादा हुई, खेत में पानी खड़ा हुआ और 10 से 20-25 दिन तक हमारी फसल की बढ़वार नहीं हुई। उसकी जो प्रक्रिया है, चाहे वो सांस लेने की प्रक्रिया थी, चाहे बढ़वार की प्रक्रिया थी, वो रुक गई। और बाद में जब मार्च का महीना आया तो 25 दिन तो वो खराब हो और बाद में 15 से 20 दिन आपका जो तापमान है वो। अब जिसका 145 दिन का समय था तभी तो वो नॉर्मल पैदावार थी, लेकिन वो 100 दिन में पक के आपकी फसल तैयार हुई तो नुकसान स्वाभाविक। ये आकलन करना है। ये कैसे संभव हो सकता है? जिस दिन हम अपने खेत में एक पाड़ी काटने की चीज को बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से जितना बारिश का पानी होगा वो स्वतः ही जड़ से नीचे चला जाएगा। ऐसी समस्या हमें देखने को मिलेगी। यदि ज्यादा पानी जमीन में जाएगा तो हमारा जल स्तर भी उस स्पीड से नीचे नहीं जाएगा जिस स्पीड से आप जा रहे हैं। तो क्या सड़कें पक्की है, मकान पक्के हैं और खेत कच्चे होते थे, उनको भी हमने कहीं न कहीं 10-15 साल से वही 2 से 3 इंच की गहराई पे जुताई कर करके नीचे भी पक्का ही नहीं चला। जहाँ पे बैल की खेती होती तो उसका कितना वजन, आज हम 50 से 60 क्विंटल के ट्रैक्टर को खेत में घुमाते, बार बार घुमाते, उससे जो जमीन कम्पैक्ट हो रही है उसका खामियाजा या तो उन जीवाणुओं ने भुगता है जो आपके कीड़े बीमारियों से लड़ते हैं। वो जीवाणु जो आपकी जड़ को खाद को उपलब्ध कराते हैं उन्होंने उसका खामियाजा भुगता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है नहीं, वो मर गए, वो जन्म दूसरी जगह चले गए। और तभी आज के दिन जो एक बात हुई है कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना, क्या है प्रकृति, उसको समझना कि उसी का जो तरीका है कि जितने भी हमारे बीमारियां कभी नहीं सुनी थी, किसी व्यक्ति ने कोई दवाई थोड़े डालता, घास होता था हाथ से निकालता था, घुटनी से निकालता था। लेकिन अब वो सारी समस्या इसीलिए बढ़ी है कि कहीं न कहीं हमने जमीन के साथ अन्याय किया है। हमने केवल अपने पूर्ति के लिए इससे अन्याय तो कर दिया, लेकिन ये पीढ़ियां भी इससे कुछ काट ले। क्या कभी चाहेंगे कि हमारी संतान हमें गाली दे कि हमारे पिताजी न अनाज छोड़ के गए हैं, ना पानी छोड़ के गए हैं? क्या वो कभी आपको क्षमा करेंगे? नहीं। सोचना ये बहुत ही गंभीर है। और मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये किसी सरकार, किसी विश्वविद्यालय से जुड़ा सवाल नहीं है। ये तो हम सब लोगों के लिए एक चिंता की घड़ी है। यदि मैं अनाज खाता हूं तो मेरी भी इच्छा है कि मैं तो शुद्ध अनाज खाऊं, लेकिन बाजार में बेच के चला आऊं। चिंता मत करें, बाजार में तो आप गेहूं बेच के आते हैं, लेकिन वहां से बिस्कुट भी वापिस लेके आते, वो भी आपके द्वारा पैदा किया, उसमें भी वो जहर का अंश है। आप गोभी तो घर में उगाते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन बैंगन बाजार से लेते। तो ये जो समस्या है सारी, इसका मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं जमीन के स्वास्थ्य की संभाल। और जमीन के स्वास्थ्य की संभाल के लिए जिस प्रकार से आज आप प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम में क्या कहते हैं कि हमारे शरीर को यदि ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिल जाए तो हमारे सभी अंग वो ठीक कार्य करेंगे, हमारी जो हार्मोनल सिक्रेशन है वो नॉर्मल होगा और हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। जमीन में भी ऐसा ही है कि जिस दिन वहां पे ऑक्सीजन का संचार आप ठीक कर देंगे, उसी दिन वो लाभदायक जीवाणु पैदा हो। और वो जब पैदा होंगे, यदि जमीन में खाद पड़ा है उसको खोद के पौधे को उपलब्ध कराएं। यदि कोई हानिकारक जीवाणु वहां पे पैदा हो गया, उसको खा के अपना जीवन यापन करेगी। और अंततः रसायनों पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। उसी के लिए आज प्रयास हो रहा है। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना, हम कितना भी कहें। मुझे भी अच्छा लगता है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि आप कुलपति हो गए हो, अब भी वैसे ही किसानों के बीच में
मैंने कहा कि यदि किसान के पास हम नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्य की पूर्ति करेंगे। और मेरा सभी वैज्ञानिक साथियों से भी आवा, मैं निदेशक महोदय को भी कि मैं तरसता हूँ, मैं लेक्चर हॉल की बड़ी फोटो देखता हूँ और यही सबसे बड़ा विषय है कि आज किसान की परिभाषा तो नहीं बदलती, कृषि वैज्ञानिक की परिभाषा तो नहीं बदलती, और यदि उस परिभाषा को हम बदलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज पानी की समस्या है उसी प्रकार से ज्ञान के आदान प्रदान की समस्या भी आने वाली। ओके, जब तक आप लोग उस धरातल पे नहीं जाएंगे, उस खेत के साथ न्याय नहीं करेंगे तो ये सारी बातें वैसे ही लगेगी। हमने ये देखा है, मैंने तो जितना कुछ सीखा किसान भाइयों से सीखा, और वहां जब आप जाते हैं अपने खेत में, आज भी एक 1.5 एकड़ का जमींदार बड़ी खुशी होती है, वो बड़ा अच्छा जीवन यापन कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो वो खेत में जाए बस, और कुछ नहीं। प्राकृतिक खेती कामयाब करनी है तो खेत में जाना पड़ेगा। किसान को तो किसान की परिभाषा को चरितार्थ करना ही पड़ेगा, और यदि नहीं कर सकते तो आप कितना भी कर ले। एक किसान ने मुझे कल कहा, मैं माना में था कि यदि रेट बढ़ जाए तो सारी समस्या, और मैंने उनको जवाब दिया कि 1200 रुपए रेट था, 1800 हो गया, लगभग 1.5 गुना, लेकिन किसान की जेब में कुछ नहीं आया। 600 रुपए किसके पास गए? श्रम वाले के पास गए, क्योंकि हम तो श्रम करते नहीं। उसको भी पता है कि आज 600 रुपए क्विंटल रेट बढ़ा है, उसी हिसाब से श्रम वाला। अब 2 ही तरीके हैं, या तो वैज्ञानिक स्तर पे जाइए, हम मशीनों का प्रयोग करें, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, ड्रोन का प्रयोग करें, और या फिर हम खुद से श्रम करें, अभी तो बात बनने वाली है। देखिए, हमारा काम केवल आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। जब 90% छूट सरकार दे रही है एक ग्रुप में, 50% छूट वो किसान को भी दे रही है, तो फिर एरिया कभी भी लेजर लेवल कृषि विज्ञान केंद्र में कभी नहीं आया। उसका भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। जब किसान को लगा तो खुद खरीद लाया, जब तो 40,000 रुपए छूट होती। मुझे याद है सरदार गुरमेल सिंह तलाकोट, 2008 की बात है, पहला लेजर लेवलर इस एरिया में आया था। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान से एक लेजर लेवलर आया था, हमने उसको चलाया, उसके परिणाम देखे, वो खुद का खरीद लाया 3,40,000, और 1.5 साल में उसने कहा कि मैंने एक और लेना है, और आज हर व्यक्ति करता है। तो मुझे जहाँ पे शक लगता है कि कहीं ना कहीं यदि तकनीक में कमी तो हमें बताइए, हम उसको दूर करेंगे, वैज्ञानिक का काम। लेकिन यदि लगता है कि तकनीक कामयाब है, फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ, कठोरी होती है ना, जो चलने के लिए दी जाती, जब चोट लगा उनसे चला तो जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। और आज समय दौड़ने का है, आज धीरे चलने का समय नहीं है। किसान भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है, हम बड़े से बड़े सम्मान आपको दिलवाएंगे, आपकी जो सुविधा हम आपके साथ खड़े, चाहे विश्वविद्यालय है चाहे सरकार है आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आज अग्रणी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस हाल में जो किसान बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। आपको तो पथ प्रदर्शक का रोल अदा करना। आप हमारे से किस चीज में कमी है? आप ज्ञान सुन के हमारे से ज्यादा बुद्धिमान, आपका तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा है। आप लोगों ने एक राह दिखाई है कि 4 एकड़ से 40-40 एकड़ आपने धान की सीधी बिजाई की है, तो फिर हम इस समाज से डरते क्यों? हम उस बात के प्रचार प्रसार से डरते क्यों? ऐसा तो हमें सोचना ही पड़ेगा। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा कि हम आज के दिन अपनी युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीकों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। यदि हमें श्रम नहीं करना है, हम एसी ट्रैक्टर चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन उस एसी ट्रैक्टर के लिए यदि 200 एकड़ का टुकड़ा चाहिए तो आपस में मिलना पड़े, तभी तो वो कामयाब हो। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या थे? यही तो था। यदि हम आपस में एक गांव में एक कस्टम हायरिंग सेंटर हो तो सबको सुविधा मिल सके। तो कहीं ना कहीं आज ये भी सोचने का विषय है कि हम व्यवसाय की तरफ बढ़े, कृषि को सिंपल ना माने, और उसके तहत आज युवा पीढ़ी के लिए सरकार के द्वारा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात की। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपका आगमन हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में अति आवश्यक है। आप ही हमें कुछ करने की प्रेरणा नहीं देते हैं, और जब तक आप आते रहेंगे हमें भी मार्गदर्शन भी मिलता है, प्रोत्साहन भी मिलता है, हम अच्छा करने के लिए आपकी सेवा करें। एक तो आपको रिश्ता बनाए रखना है, दूसरा जो आज के दिन हम आधुनिक तकनीकें हैं उनको अपनाने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा, और जो युवा पीढ़ी को
वो इंटरनेट का ज्ञान रखती है, उसका मुख्य कार्य होगा कि वो मूल्य संवर्धन करे। आटा हमने गेहूं पैदा की है, उसके कौन से उत्पाद बन सकते हैं, उसके लिए हमने एथिक सेंटर विश्वविद्यालय में खोला। यदि मैं टमाटर पैदा करता हूं तो उसके कौन सा मूल्य संवर्धन हो सकता है, उनका कार्य रहेगा कि आपको मार्केट से जोड़े और वैल्यू एडिशन का काम करे। तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, उस धरती माता में इतनी ताकत है कि ये जन्म जन्मांतर तक हमारी पीढ़ियों को पालती रहेगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। बस हमें भी अपना कर्तव्य अदा करना है। उसके लिए हम चाहेंगे हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, हम लोग कम से कम रसायनों का प्रयोग करें। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि और उपस्थित किसान भाइयों का धन्यवाद करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया डॉक्टर प्रधुन ने कहा, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार का हार्दिक धन्यवाद है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। जय भारत। और इस रेडियो रिपोर्ट को तैयार करा धर्मवीर भाई और कृष्ण भाई ने। और कृष्ण भाई बहुत अच्छी रेडियो रिपोर्ट आपने सुनाई धान की सीधी बिजाई पे। और अब बात कर रहे थे आप मनोरंजन की, तो आओ सुनाए ये लोकगीत। पगाट की तू मलक बन की अपना ज़वरे वशीला कर और बेईमाने पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की हिमालक बड़गी अपना ज़वरे वशीला करके बेईमान पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की हिमालक होगी अपना ज़वरे किसने मारी तरले माट पे चलना चाहिए धर्म बाट पे चलना चाहिए धर्म बाट पे और लाश लियाई मुर्द घाट पे लाश लियाई तो मुर्द घाट पे आज गोरे रंग ने लीला करके बेईमान पढ़ावन लगी मीठा बोल रसीला करके आप घाटी की अपना ज़वरे वशीला करके घूंघट में दुबकन लगी चोट हृदय में खपकन लगी चोट हृदय में खपकन लगी और शमशाना में सबकन लगी शमशाना में सबकन लगी तो तरले होठ में ढीला करके बेईमान और कृष्ण भाई या तो सुनिए रागनी रणबीर सिंह और साथियों की आवाज़ में। और जहाँ तक आज के मौसम की जानकारी की बात है तो आज अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 30.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल जो है 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो चर्चा रहेगी उचित समर्थन मूल्य सब्जियों के लिए। और दूसरा नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा रहेगी लोबिया की हरे चारे के लिए बिजाई। और कृष्ण भाई आप भी बात कर रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। हाँ देखिए वीरेंद्र भाई, जो है ना सरकार द्वारा 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। जिस तरह के धान जो सामान्य है उसका अधिकतम समर्थन मूल्य है सरकार ने निर्धारित किया है 2040 रुपये, धान ग्रेड ए का 2060 रुपये, इसी तरह बाजरे का 100 रुपये,
जो है ना बढ़ोतरी की है और 2350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से MSP इसका दिया गया है। इसी तरह मूंग 7755 रुपये, उड़द 6600 रुपये, तिल 7830 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भाई समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो कृष्ण भाई आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। कुछ फसलों की जिनके समर्थन मूल्य बढ़े, कुछ ही नहीं काफ़ी फसलों के जो है समर्थन मूल्य बढ़े हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इससे जो है किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और कृष्ण भाई इसके साथ साथ जो एक हमारा आज का चर्चा का विषय था वो था मिट्टी की जाँच। जैसा आप जाने कृष्ण भाई के खेत खाली हो रहे हैं, बिल्कुल, और नई फसल की तैयारियां चल रही हैं। हाँ। तो ऐसे में किसान भाई भी परिचित हैं इससे कि इन दिनों में जो मिट्टी की खेत की जांच करा लें तो उससे जो है किसान भाइयों को बड़ा फायदा होगा, और उस जांच के आधार पर जो है पोषक तत्व हैं उनकी कमी को पूरा कराया जा सके, क्योंकि पौधों की भरपूर पैदावार के लिए 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़े है, और इनको जो है इनकी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रमुख तत्व हो गए और द्वितीय तत्व हो गए, दो के श्रेणी में हम इसमें बांट सके हैं। बिल्कुल। तो पहली में तो आ जाए सूक्ष्म जी, इस तरह लगा लें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, और इसी तरह से दूसरे स्तर पर देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकल वगैरह आ जाए। तो ये बात यह है, तत्व तो बहुत है कृष्ण भाई, बिल्कुल आप भी न्यूज सोच सी में पड़ गए, इतने गणवा दिए, हाँ, इन्हें इकट्ठे किस तरह कराएं। बिल्कुल। तो भाई कृष्ण भाई चिंता की बात नहीं, इसका नमूना खेत में से ले मिट्टी, हाँ, और उससे जो है फिर तैयार करें, और सामान्य फसल के लिए नमूना लेने के लिए जो है चारों कोणों पे जो है निशान लगा लें, और उसमें से एक जगह से ना ले, 4-5 जगह से मिट्टी उठावें, यानी कि चारों कोने पे चारों कोणों पे ले लो, बीच में भी ले लें, 2-4 जगह थे। हाँ, तो उस तरह ले लें, और एक घास फूस वगैरह साफ कर लें, और 15 सेंटीमीटर का एक वी आकार का गड्ढा बना दें। अच्छा, धरती में दोनों का तिरछा करके बीच में चूं चढ़ा, कसी गेल चिप्पा मार दो, हाँ, टाक मार दो दोनों तरफ से, उसमें मिल जाएगा नीचे से, खुरपे के लो फिर नीचे से ले लो, बिल्कुल मिट्टी, और वो कई जगह का लेगा, उसने एक थैली में मिला लो, बिल्कुल, और उसने इकट्ठा करके, और इस तरह से 350 से 400 ग्राम मिट्टी का सैंपल तैयार हो जाएगा, और वो लेके कृष्ण भाई उसने जो है फिर क्या बोल रहे हैं, उस पर अपना नाम लिख लें, गांव का पूरा पता लिख लें, खेत का खसरा नंबर, किला नंबर लिख के जो नज़दीकी प्रशिक्षणशाला है वहाँ जो है आप इसको पहुँचा दें, और जब उसकी रिपोर्ट आए उसके अनुसार फिर जो है खाद्यों का इस्तेमाल करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।